हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए चैप्टर में। बेटा आज हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें थ्योरेटिकल हैं, जितनी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उसको अच्छे से याद करके जाना, अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। अगर आप फैब अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो एक बार देख लो, अगर जो जो चीज़ें समझ में आ जाए करके चले जाना, अदरवाइज मार्च अटेम्प्ट के लिए आप बिल्कुल इसको तैयार करके जाएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम। कहानी यहाँ से शुरू होती है बेटा। ये है अपनी अर्थ, इसको बचाना है, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें यहां पर एनवायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे काम करने होंगे, इसी के लिए अपन पढ़ते हैं क्या? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो यह है अपनी अर्थ, इसको बचाना है। तो पहले समझ लेते हैं कि वो क्या क्या कारण हैं जिससे हमें नुकसान हो रहा है। अर्थ पे जो नुकसान हो रहे हैं वो हमें समझने हैं क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, एक्चुअल में अर्थ में बहुत सारे स्फीयर होते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट की जो लेयर होती हैं काफी सारी होती हैं। तो अगर मैं बात करूं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, दो टाइप की लेयर के बारे में हमें डिस्कस करना है यहां पर। पहली जो लेयर है अर्थ से, पहली जो लेयर है जहां पर एनवायरमेंट होता है, जहां पर गैसेस होती हैं, जहां पर अपने बादल होते हैं। सीधा सीधा ये फंडा समझ लो, जहां तक बादल हैं वो डिस्टेंस है आपकी 10 किलोमीटर, ठीक है। वो डिस्टेंस आपकी है सरफेस से कितनी? 10 किलोमीटर। इस तरीके से मैं बना सकता हूं, ध्यान से देखना। तो अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, नियर अबाउट 10 किलोमीटर है ना। तो 10 किलोमीटर के आसपास 10 किलोमीटर यहां तक होता है बेटा ट्रोपोस्फेयर। क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर। तो अर्थ की जो 10 किलोमीटर की रेडियस में अपन बोल दें, अर्थ की सरफेस से ऊपर 10 किलोमीटर अपन मान लेते हैं, है ना। तो वो है ट्रोपोस्फेयर। और 50 किलोमीटर और 50 किलोमीटर तक इसमें है दूसरी जो लेयर है, वो है 50 किलोमीटर वाली, है ना, जिसको हम बोल रहे हैं क्या? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। यहां से 50 किलोमीटर बोल देता हूं मैं, ठीक, नॉट टू स्केल लेकिन 50 किलोमीटर है। तो 50 किलोमीटर तक वो क्या है आपका? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो इसका नाम क्या है इस लेयर का? ट्रोपोस्फेयर। और फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। बाकी आगे मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर सब कुछ होते हैं, बहुत बड़ा स्फीयर होता है। मतलब आप ये समझ लो कि अर्थ जो है उसके 10 किलोमीटर तक जो हम मानते हैं वो ट्रोपोस्फेयर मानते हैं लेयर, ठीक है। एक तरीके से मान लो अर्थ को इनने कवर कर रखा है, अर्थ को इनने कवर कर रखा है। 10 किलोमीटर तक बेटा ट्रोपोस्फेयर है और उसके आगे स्ट्रेटोस्फेयर है 50 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये कहानी है, ठीक। अब इनको धीमे धीमे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे। चलें आगे, चलो बेटा। जैसे ये मैंने यहां पर बना रखा है, अर्थ की जो सरफेस है वहां से 10 किलोमीटर तक क्या है अपने जो एनवायरमेंट है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। देखो 10 किलोमीटर तक क्या है? ट्रोपोस्फेयर। जो कभी अगर आपने सफर किया हो प्लेन से, तो जो प्लेन है वो बादलों के ऊपर उड़ता है, क्योंकि वहां पर गैसेस बहुत कम रहती हैं, ठीक। जो भी आपका एनवायरमेंट होता है, जो भी टर्बुलेंस होता है, वो अंदर होता है, मतलब ट्रोपोस्फेयर में होता है। समझना बात को। आप ये समझ लो, बादल तक ट्रोपोस्फेयर है, बादलों के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है 50 किलोमीटर तक, उसके बाद आपके और भी स्फीयर आते हैं, ठीक है। जैसे ट्रोपोस्फेयर कहां तक है? 10 किलोमीटर तक। देखो आप जरा, ट्रोपोस्फेयर जो है वो 10 किलोमीटर तक है, ये है ट्रोपोस्फेयर, ठीक। ये आपका क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ये है आपका ट्रोपोस्फेयर। यहां से आप ऊपर गए, यहां से लेकर यहां तक 50 किलोमीटर तक, ये क्या है आपका? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। बाकी ये पूरा डिटेल डायग्राम है, इतना सब नहीं समझना हमें। बस ये समझ लो कि ट्रोपोस्फेयर तक एनवायरमेंट होता है, मतलब यहां पर जो बादल होते, जो भी बारिश होनी है, जो भी गैसेज हैं, वो सारी की सारी ट्रोपोस्फेयर में है। और कुछ गैसेस जो हैं जैसे ओजोन, वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, अपने रिगार्डिंग अगर अपन अपने लिए कंसीडर करें, है ना। और जो ओजोन लेयर की बातें होंगी वो कहां पर होंगी? स्ट्रेटोस्फेयर में होंगी। बाकी अलग अलग टाइप के क्लाउड भी होते हैं, ठीक है। क्यूमुलिम्बस क्लाउड होता है, ठीक है। स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड होता है। जैसे जो क्लाउड अपने ऐसे फैले हुए क्लाउड होते हैं, ठीक है, जो क्लाउड फैले हुए होते हैं वो वाले होते हैं ये वाले क्लाउड, ठीक है, स्ट्रेटो वाले, ठीक। और
क्यूमुलो वाले कौन से होते हैं? जो लंबे होते हैं। कुछ क्लाउड आपने देखे होंगे लंबे होते हैं, वो ये वाले क्लाउड होते हैं। ठीक, बाकी यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेटोस्फेयर है, बस यही सारी चीजें समझनी है। और जो बादल हैं उसके जस्ट ऊपर प्लेन उड़ाते हैं। ठीक, बाकी ये और भी आगे मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और भी ऊपर होते हैं। ठीक, तो बस ये दो स्फीयर पे हमें ध्यान देना है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर पे। ठीक है, चलें आगे। चलो बेटा, अब हम समझ लेते हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में। ठीक, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कौन कौन सा है? देखो, दो टाइप के पॉल्यूशन हमें डिस्कस करने हैं, ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो वाला, और स्ट्रेटोस्फेयर पॉल्यूशन। ये दो पॉल्यूशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे कुछ मैंने एनसीईआरटी से सीधी सीधी क्लिप काट के डाल दी हैं, ताकि आपको बकायदा जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आना है इसमें क्वेश्चन, तो वो भी साथ साथ कवर हो जाए आपका। जैसे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, देखो जरा, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की अगर बात करें तो क्या है? द एटमॉस्फेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नॉट ऑफ द सेम थिकनेस। बिल्कुल जो अभी मैं बता रहा था, है ना, सेम थिकनेस एट ऑल हाइट्स। देयर आर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, देखो जरा, देयर आर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ एयर और रीजन एंड ईच लेयर हैज डिफरेंट डेंसिटी। भाई अलग अलग डेंसिटी होती है हर लेयर की, है ना। द लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, देखो, लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द ह्यूमन बीइंग अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनिज्म लिव्ड इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। जहां पर हम लोग रहते हैं, जहां पर जीवन है, ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर के नीचे की ही सारी कहानियां हैं ये। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में ही मान लो बादलों के नीचे की, बस ये समझ लो आप। ठीक, इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, यही बोला मैंने, ट्रोपोस्फेयर 10 किलोमीटर हाइट पे होता है सी लेवल से। अबव द ट्रोपोस्फेयर बिटवीन 10 एंड 50 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर हो गया, उसके बाद बचा हुआ 40 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, है ना। तो ये देखो जरा क्या लिखा है, अबव द ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। कहां? 10 से 50 किलोमीटर। ठीक, ट्रोपोस्फेयर इज अ टर्बुलेंट, देखो जरा, जब प्लेन नीचे आता है ना, जब लैंड करता है प्लेन ऊपर से, तो टर्बुलेंस सा फील होता है, वही है ना। डस्टी जोन कंटेनिंग एयर, मच वाटर वेपर आर कॉल्ड एंड क्लाउड, दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट एंड क्लाउड फॉर्मेशन। द स्ट्रेटोस्फेयर ऑन द अदर हैंड कंटेन डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, ओजोन एंड लिटिल वाटर वेपर। जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है मेजरली तो देखो उसमें ओजोन होती है ना, बाकी और क्या क्या है, डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, वाटर वेपर भी उसमें है। ठीक, तो ये दो लेयर होती हैं अपनी, कौन कौन सी? एक ट्रोपोस्फेयर और एक स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर, 10 से 50 तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है। क्लियर है बात एकदम? चलो भाई आगे बढ़े। ठीक है, पीडीएफ जब आपके पास आएगी तो एक बार पीडीएफ रीड कर लेना, जो चीजें नहीं समझ में आया तो आप यहां पर आ जाना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो है उसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है? ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन डिस्कस करना है, ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेरिक। अब जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें जो ओजोन होती है वो हमारे लिए बहुत ही सपोर्टिव है। ठीक, ओजोन क्या करती है? 99.5% यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ओजोन का होना बहुत जरूरी है, समझ गए? ठीक, तो ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन की, इसकी बात कर रहे हैं। पढ़ लें जरा क्या है। दो टाइप के यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं पॉल्यूशन। देखो, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड्स और गैसेस पार्टिकल इन द एयर। तो एयर में जो सॉलिड और गैस के बेटा पार्टिकल हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में जो सॉलिड और गैस के पार्टिकल हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। द फॉलोइंग आर द मेजर गैसियस एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, दो ध्यान रखना, कौन कौन से? गैसियस और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर। जैसे गैसियस एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। देखो क्या क्या हैं? ऑक्साइड हैं, किसके ऑक्साइड? सल्फर के। ठीक है, नाइट्रोजन एंड कार्बन, CO2, NO2, SO2, यूजुअली डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, CO2, NO2, SO2 ये होते हैं। ठीक, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S भी होता है कुछ, है ना। हाइड्रोकार्बन्स आपके होते हैं। ओजोन, अब आपने बोला ओजोन को पॉल्यूशन, यहां पर ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर में ओजोन पॉल्यूशन की तरह है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जरूरी है, ट्रोपोस्फेयर में ओजोन जरूरी नहीं है। ठीक है, एंड अदर ऑक्सीडेंट। क्लियर? ये हो गया गैसियस। तो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट क्या क्या होगा बताओ जरा, आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट क्या क्या है? इनमें से कौन सा गैसियस एयर पॉल्यूटेंट नहीं है ट्रोपोस्फेयर में, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना है? डाइऑक्साइड ऑफ SO2, NO2, CO2,
H2S ओजोन वाटर वेपर्स, ठीक है, सॉरी वाटर वेपर्स नहीं, क्या बोल रहा था मैं, अदर ऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो ये जो मैंने बोले ना, ऑक्साइड ऑफ SO2, NO2, CO2, H2S हाइड्रोकार्बन, ओजोन और अदर ऑक्सीडेंट हो गए। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा डस्ट नीचे सेटल डाउन है, अभी मेरे भी रूम में काफी डस्ट है ना, तो डस्ट हो गया आपका, ठीक, फ्यूम्स हो गए, मिस्ट हो गया, स्मोक हो गया, स्मॉग हो गया, स्मोक प्लस फॉग स्मॉग बनाता है ना। तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में ये वाला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं स्मॉग से, तो मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा आपको, है ना। तो दो टाइप के होते हैं, एक गैसियस और एक पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट मतलब जो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, ठीक, सैंड वगैरह, धूल उड़ती है, आपने देखा होगा नीचे सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। कभी कोई लकड़ियां जलाता है, ठीक है, लकड़ियां जलाता है तो क्या होता है, उससे जो धुआं निकलता है धीमे धीमे वो सेटल डाउन हो जाता है, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन वगैरह हैं, कोक वगैरह, वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो डस्ट हो गया, मिस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गए, स्मोक, स्मोक पे ध्यान रखना, ये वाला डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अपने मेजर पॉल्यूटेंट है, किसके? ट्रोपोस्फेयर के। तो बेटा ट्रोपोस्फेयर में दो पॉल्यूटेंट हैं, एक गैसियस और एक पार्टिकुलेट। कौन कौन से? एक गैसियस और एक पार्टिकुलेट। गैसियस पॉल्यूटेंट अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या होंगे, बताओ जरा, बताओ। डाई ऑक्साइड ऑफ SO2, ठीक है, सल्फर SO2 हो गया, नाइट्रोजन NO2 हो गया, CO2 हो गया, H2S हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोकार्बन और अदर ऑक्सीडेंट, ये हो गए आपके गैसियस, ठीक। पार्टिकुलेट में क्या होगा, जो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, ठीक है, जैसे हवा चली वापस आ गए एटमॉस्फेयर में, है ना। जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, स्मॉग हो गया, ये सारे, मिस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गए, ये सारे, ठीक है। चलें आगे। अब गैसियस एयर पॉल्यूटेंट में एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे, ठीक। जैसे पहला क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। जैसे SO2 होता है, तो SO2 क्या होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट O2 के साथ। मान लो SO2 निकली, इंडस्ट्रीज वगैरह से SO2 निकलती ना भाई, जितनी भी अपनी इंडस्ट्री हैं, चिमनियां हो गई, बहुत सारी चीजें हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, SO2 निकलती है ना, मतलब वेस्ट मटेरियल, वेस्ट गैस मान सकते हो, SO2 निकल रही है। तो SO2 O2 के साथ, एटमॉस्फेयर में O2 के साथ SO3 बनाता है, और SO2 ओजोन के साथ, भाई ओजोन भी तो पॉल्यूटेंट की तरह ही है आपके एटमॉस्फेयर में, तो SO2 ओजोन के साथ रिएक्ट जब करता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। याद करो, मैंने पी ब्लॉक में आपको बताया था। O3 क्या करता है बेटा, O2 प्लस O देता है, और SO2 O लेकर SO3 बना लेता है, देखो, तो SO3 प्लस O2 बन गया। और H2O2 जो है, ठीक, उसके साथ SO2 रिएक्ट करके H2SO4 बना लेता है। तो ये कॉमन रिएक्शंस कुछ हो गई ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के रिगार्डिंग। अगला पॉल्यूटेंट अपना है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक। जैसे N2O2 के साथ रिएक्शन करके NO बना लेता है, NO एयर में प्रेजेंट O2 के साथ NO2 बना लेता है, और अगर हम ओजोन के साथ NO की रिएक्शन लेंगे तो वो फास्टर हो जाती है रिएक्शन, ठीक, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अच्छा खासा। तो O3 क्या करता है, O2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये O देगा, देखो क्या होगा, O3O2 प्लस O देगा, और इस O से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक। जैसे यहां पर भी सिमिलर यही है, O3 क्या करेगा, O2 प्लस O देगा, और इस O से SO2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो NO से NO2 में कन्वर्जन हो जाएगा, ये फास्टर होता है, ठीक है। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आपके हो गए, NO2 हो गया, NO हो गया, ठीक है। मेजरली जो होता है वो SO2 होता है और NO2 होता है, ठीक। चलें आगे। अगला देखो, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ठीक है, जैसे आपकी गाड़ियां होती हैं, ठीक है, कार हो गई, बाइक हो गई, ठीक है, और भी ऑटो रिक्शा हो गए, जीप हो गई, अलग अलग टाइप के ट्रक हो गए, तो उनसे जो अनबर्न्ड फ्यूल होता है ना, अनबर्न्ड फ्यूल, उससे हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं ना, कार्बन के कंपाउंड। तो प्रोड्यूस्ड बाय, देखना, प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन नहीं होता, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल, पेट्रोल डीजल वगैरह, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन से क्या आ रहा है, हाइड्रोकार्बन आ रहा है। और हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कॉज होते हैं कैंसर का, ठीक है, कॉज ऑफ कैंसर, मतलब कार्सिनोजेनिक हम बोलते हैं उनको, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, कॉज ऑफ कैंसर होता है, ठीक है, कैंसर का मेन कारण यह है। अगला है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, भाई CO हो गया, CO2 हो गया। आप देखो ये चीजें आपको पहले से बहुत सारी पता हैं, जैसे CO क्या होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और पॉइजनस होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो CO क्या होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, ठीक, टेस्टलेस, पॉइजनस गैस है ये, पॉइजनस गैस है ये, ठीक है।
तो CO जो होता है वो पॉइजनस होता है। क्यों पॉइजनस होता है? ये ब्लड में घुलकर, ब्लड में मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, ये क्या करता है? फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सी, H भी लिख देता हूं, H भी होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इन ब्लड। तो CO क्या करता है? ब्लड में मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है, तो जो कारण भी होता है डेथ का, भाई O2 की कमी हो जाती ना, तो डेथ का कारण भी होता है। तो CO बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आपने इनहेल कर ली, मतलब आप मर जाओगे, है ना। CO2 जो है, CO2 की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज होती है ना, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस गैस आप बोल सकते हो इसको। ठीक, लेकिन ये भी अच्छी नहीं है हमारे लिए। एक्सेस CO2 हो जाएगी तो ये ग्रीन हाउस गैस भी, आगे हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। तो ये ग्रीन हाउस गैस है, ये कॉज है भाई टेम्परेचर बढ़ाने का। ठीक, तो ये भी कार्बन के ऑक्साइड, ये भी पॉल्यूटेंट है। तो क्या क्या पॉल्यूटेंट अभी तक हमने कवर कर लिए? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कार्बन के ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन में CO2 हो गया, नाइट्रोजन में आपका NO2 हो गया वगैरह ये सब, और हाइड्रोकार्बन हो गए, सल्फर में SO2 हो गया आपका, है ना। नोट करना चाहो तो लिख लो, खैर PDF तो आई जाएगी आपके पास, है ना। अब हम चलते हैं बेटा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है बताओ जरा। जो सन से रेज आ रही हैं, ठीक है, सन से जो रेज आ रही हैं, तो आपको देखो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तो चाहिए जिंदगी जीने के लिए, है ना। जिंदगी जीने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको जरूरी है, तभी तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपकी हो पाएंगी अर्थ पर, है ना। तो उतना टेम्परेचर तो आपको चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। जो आजकल हो रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। किस वजह से बढ़ता जा रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बढ़ता जा रहा है। होता क्या है, जब सन से जो एनर्जी हमारे पास आ रही है, ठीक है, वो ट्रोपोस्फेयर में पहुंची, तो हो क्या रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रही हैं वो कहां बढ़ रही हैं? ट्रोपोस्फेयर में बढ़ रही हैं। तो अंदर ही अंदर हीट ट्रैप हो जा रही है। आप ये समझ लो, ट्रोपोस्फेयर में हीट ट्रैप हो जा रही है। जैसे अगर मैं इसमें बना के बताऊं, थोड़ा सा समझ लो, ये मेरे पास ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, 10 किलोमीटर सी लेवल से 10 किलोमीटर, ठीक है, और ये मान लिया हमने, ये है बेटा सन, ये हो गया आपका सन, ठीक है। तो सन से क्या हो रहा है, जो भी हीट मिल रही है, जो भी हीट आ रही है, तो वो यहां पर हीट ट्रैप हो रही है, ठीक है। कहां पर? ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा है? हीट ट्रैप हो रही है, हीट ट्रैप हो रही है, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। भाई हीट वापस भी तो जानी चाहिए, लेकिन वापस जाने से कौन रोक रहा है? गैसेस रोक रही हैं, ठीक है। जो एनवायरमेंट में, ट्रोपोस्फेयर में जो गैसेस हैं, ये मान लो ये गैसेस हैं, ठीक है, तो ये आपकी गैसेस हो गई। तो यहां पर गैसेस आ रही हैं, किस वजह से आ रही हैं? भाई आप गाड़ी चला रहे हो, आप फ्यूल जला रहे हो, ठीक है, आप इंडस्ट्रीज आपने इतनी सारी लगा दी, बहुत सारी गैसेस निकल रही गंदी गंदी, ठीक, तो वो गैसेस कहां जा रही हैं? एटमॉस्फेयर में जा रही ना। तो जो हीट आ रही है वो ट्रैप हो गई, हीट ट्रैप हो गई और लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है? बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। यही हो रहा है ना भाई, ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर तो आपको, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर में ही होती हैं, तो इतना टेम्परेचर तो आना चाहिए, ठीक है, सनलाइट आनी चाहिए हमारे पास, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए, बहुत ज्यादा हीट नहीं बढ़नी चाहिए अर्थ पर, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा भाई, है ना। तो ये चैप्टर अपने आप में एक थोड़ा सा समझदारी वाला चैप्टर भी है, ठीक है। ये चैप्टर वैसा आपको लग रहा है कि यार गंदा सा चैप्टर है, लेकिन समझदारी वाला चैप्टर भी है कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं ह्यूमन लाइफ को, ठीक। तो जो गैसेज हैं वो उसने क्या करा? हीट ट्रैप कर ली, हीट बाहर ही नहीं निकल पा रही है, तो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्रीन हाउस गैसेज क्या क्या होती हैं? देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेज है ना, लेकिन ये भाई हमें ऐसा नहीं करना है, हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने ऊपर, ताकि ये गैसेज कम से कम हम निकालें। जैसे CO2 हो गई, ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है देखो, CO2 हो गई एक, CH4 हो गई, CFC इसको बोलते हैं फ्रीऑन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर और AC से निकलते हैं जो, है ना, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, जो कि रेस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक, फ्रीऑन्स बोलते हैं इनको। ओजोन हो गई, देखो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन ट्रोपोस्फेयर में है, ये जो गैसेज हैं कहाँ है? ट्रोपोस्फेयर की बातें चल रही हैं।
तो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में ओजोन गंदी बात है, स्ट्रेटोस्फेयर में अच्छी बात है। N2 हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। वाटर वेपर, हाँ वाटर वेपर्स भी सोचा नहीं होगा कभी, है ना, वाटर वेपर भी होता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैसेज, ऐसा पूछ लेंगे। तो ये ग्रीन हाउस गैस होती हैं आपकी, ध्यान रखना। ठीक, चलें आगे। अब चलते हैं बेटा एसिड रेन पर। एसिड रेन का बहुत मेजर कॉज, पहले तो चलो ये सब कहानी, मतलब ये तो पढ़ा देंगे हम, कहानी समझो एसिड रेन का मतलब क्या हो रहा है यहां पर। ठीक है, पहली बात तो एसिड रेन जो है हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि भैया हमारे सबसे बड़ी चीज, जो सबसे सुंदर चीज है हिंदुस्तान की, क्या बोलते हैं उसको, ताजमहल। ताजमहल पे अटैक हो रहा है, ताजमहल पे एसिड का अटैक हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो जो एसिड है अपना, वो H2SO4 है। ठीक है, आप ये समझो H2SO4 है, और जो मार्बल है वो CaCO3 है। तो CaCO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ताजमहल जिससे बना है मटेरियल से, वो ताजमहल फ्लेंट हो रहा है, मतलब वो उतना चमकदार नहीं हो रहा, अब धीमे धीमे वो गंदा सा दिखने लगा है। ठीक है, पहले के जमाने में बहुत सुंदर हुआ करता था, अभी भी सुंदर है, लेकिन पहले के कंपेरिजन में अब थोड़ा सा कम सुंदर रह गया है। ठीक, हो क्या रहा है, आगरा के आसपास, ठीक है, जो लोग आगरा के होंगे वो अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आगरा के आसपास 4 शहर ऐसे हैं जिसको बोलते हैं ताज ट्रेपेजियम। कौन कौन से, आगरा से कानपुर वाली रोड पर निकल जाओ तो फिरोजाबाद आता है। ठीक, आगरा से जयपुर वाली रोड पर निकल जाओ तो भरतपुर आता है। ठीक है, गूगल मैप भी बता रहा हूं आपको साथ साथ। आगरा से दिल्ली की तरफ आओगे तो मथुरा आता है। ठीक, तो कौन कौन से हो गए, फिरोजाबाद, आगरा, भरतपुर और मथुरा। फिरोजाबाद, आगरा, भरतपुर और मथुरा। तो ये जो है ना, इस एरिया में इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ रही हैं, उससे क्या हो रहा है, ये सब गैसेस वहीं से तो निकल रही हैं, SO2 NO2 वगैरह ये सारी, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट H2O के साथ रिएक्शन करके एसिड बना रही हैं। जैसे NO2 बना रहा है HNO3, ठीक, SO2 बना रहा है H2SO4। ठीक है, O2 भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है, और ये जो एसिड बन रहे हैं ये मेन कॉज है एसिड रेन का। ठीक है, अब अपन चलते हैं कहानी, अब ये समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे पीएच ऑफ रेन वाटर की पीएच है नियर अबाउट 5.6। ठीक है, 5.6 से 9.2 9.4 के आसपास बोलते हैं, 5.6 ध्यान रखो, एनसीईआरटी में ही दिया है। अब हो क्या रहा है, जो CO2 गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस जो रिलीज हो रही है वो वाटर वेपर के साथ H2CO3 बना रही है, और ये जो H2CO3 है ब्रेक होकर H+ और HCO3- बना रहा है। ये नॉर्मल कहानी है अभी, है ना। तो क्या रिलीज हो रहा है, H+ रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल कहानी है। अगर आप बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लगा दोगे जिससे बहुत सारी गंदी गंदी गैसेस निकल रही हैं, तो क्या होगा, ठीक, ध्यान से देखना। जैसे SO2 NO2 निकल रहा है, तो SO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट O2 और H2O के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा, जो कि बहुत खतरनाक एसिड है। ठीक है, और NO2 O2 के साथ रिएक्शन करके वाटर वेपर्स के साथ उसके प्रेजेंस में HNO3, ये भी अच्छा खासा एसिड है। H2SO4 ज्यादा खतरनाक है ना। तो H2SO4 जो है वो बन रहा है, HNO3 ये बन रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये H+ ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से बारिश हो रही है आपकी, किसकी, एसिड की बारिश हो रही है, जिसको एसिड रेन बोल रहे हैं। और हो क्या रहा है, ताजमहल में क्या हो रहा है, ताजमहल के साथ तो गंदी बात ये हो रही है कि CaCO3 जो है ना, वो H2SO4 HNO3 इन सब के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक, क्या बना रहा है, CaSO4 बना रहा है। ठीक, और क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, H2CO3 जो कि CO2 वाटर में ब्रेक हो जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, CaCO3 रिएक्ट कर रहा है भाई, मार्बल रिएक्ट कर रहा है, मार्बल की रिएक्शन हो रही है, इसलिए वो धीमे धीमे गंदा होता जा रहा है ना। तो ये ध्यान रखना होगा कि SO2 NO2 जैसी गैसेस कम से कम निकलें, उसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत प्रयास कर रही है, आप लोग भी प्रयास करें। ठीक है, प्रयास वैज भी है अपना। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है, देखो जो अभी मैं समझा रहा था ना, ये ट्रक हो गया, दिख रहा है ट्रक, ये क्या हो गया आपका, बाइक हो गई, ये भी 2-2 ट्रक हो गए। ठीक, ये मिनी ट्रक है, ये बहुत बड़ा, ये टैंकर है, ये है ना, ये इंडस्ट्री लगी हुई है। तो ये क्या कर रही है, ये एमिशन कर रही है। देखो ये कर क्या रही है, ये गैसेस निकाल रही हैं, कहां पर, एटमॉस्फेयर में, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 NO2 गैस निकल रही है। तो ये क्लाउड है, वाटर वेपर है, इसके साथ मिलकर ये क्या बना रहे, देखो ये ऊपर निकाल रही है, ये वाटर वेपर के साथ मिलकर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं, जो अभी मैं रिएक्शन समझा रहा था। ठीक,
तो ये बहुत सारी चीजें खराब कर रहे हैं, ये देखो वेजिटेशन को डैमेज कर रहे हैं, एसिड रेन, ठीक है, ये फूल पत्ते पेड़ पौधे सबको गंदा कर रहे हैं, एक्वाटिक लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं, ये एसिड फॉग जो हो गया, ठीक है, ये देखो एसिड स्नो हो रही है, ये भी गंदी चीज है, मतलब एक तरीके से एसिड बरस रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? इंडस्ट्री से और जो भी काम हम लोग कर रहे हैं अर्थ पर, उससे गंदी गंदी गैसेस निकल रही है। मतलब पूरा चैप्टर ये दिल से लगाने वाला है कि यार ये हो क्या रहा है ना। तो ये सारी चीजें निकल रही हैं, ठीक, ये गैसेस निकल रही हैं इन सब चीजों से। ये गैसेस HNO3 H2SO4 बना रही हैं, जो H+ की बारिश हो रही है एक तरीके से समझ लो। तो ये सारी चीजें खराब हो रही हैं अपने एटमॉस्फेयर की, है ना। चलें आगे। ये है भैया ताजमहल, इसको बचाना है, हमें ध्यान रखना है ना, इस ताजमहल को हमें बचाना है, इसको बचा लेना। कैसे बचाओगे? इस पहले तो इसको बड़ा करें, अच्छा लगेगा आपको देखने में, जाना कभी देखने, जिसने देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो देखो भाई, हमारे हिंदुस्तान में जो है बहुत सुंदर चीज है ये, ठीक। तो इसको बचा लेना। कैसे बचा लेना? गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं? गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे कुछ नॉर्म्स डिसाइड हो रहे हैं कि भाई पॉल्यूशन ज्यादा नहीं करो, ठीक, या इंडस्ट्रीज को शिफ्ट भी किया जा रहा है कि नहीं आप यहां से कहीं और चले जाओ। पहले क्या हुआ था? पहले तो ये था ना कि जगह थी, बहुत कम इंडस्ट्री थी, अब तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई वहां पर। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ ही इतनी सारी गैसेस निकाल रही है, SO2 NO2, तो ये बच नहीं पा रहा, गंदा सा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको बचाना है, तो गवर्नमेंट का प्रयास तो यही है कि इंडस्ट्रीज को शिफ्ट किया जाए, या फिर इंडस्ट्रीज को कुछ नॉर्म्स बनाए जाए, मटेरियल अच्छा यूज किया जाए, मतलब बहुत सारी क्वालिटी, देखो क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जाए, तो ये चीजें कम से कम निकलें, है ना। देखो हो क्या रहा है, जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है उसमें हमें अपना डेवलपमेंट भी करना है और चीजों को बचाना भी है, दो चीजें हैं यहां पर। अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? सही बात है ना, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए भाई, इंडस्ट्रीज से जो प्रोडक्ट आपके पास आते हैं भाई, अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज होंगी तो उसका आपको फायदा मिलेगा, समझ रहे हो। बाहर से कोई चीज इंपोर्ट की जाएगी तो वो महंगी होती है ऑब्वियसली, है ना। तो गवर्नमेंट का प्लान तो यही है कि इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो और हमारे कुछ नॉर्म्स हों। जैसे पहले गाड़ियों का ही देख लो ना, BS3 इंजन, BS2 इंजन, BS4, BS5, BS6 ऐसे कुछ इंजन होते हैं। तो धीमे धीमे वो भी उसमें चेंजेस कर रहे हैं, मतलब वो भी चाह रहे हैं। देखो कंपनियां भी काम करती हैं, ऐसा नहीं कि कंपनियां सिर्फ पैसा कमाती है, कंपनियां काम करती हैं। जैसे अपनी टाटा हो गई, टाटा बहुत बढ़िया कंपनी है ना। तो ये लोगों के नॉर्म्स बहुत अच्छे हैं कि भैया कम से कम एमिशन हो फ्यूल का, मतलब गंदी गैसेस का, मतलब ये सारी चीज़ें। और भी मतलब और भी कंपनियां हैं, मैं एक दो नाम ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि इंडिया की है ना इसलिए तो मैं एक दो नाम ऐसे ले रहा हूँ, बाकी और भी हैं कंपनियां जो उस नॉर्म्स पे चलना चाह रही हैं, कि जो नॉर्म्स गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि कम से कम गैसेज निकलें आपकी, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ मॉडिफिकेशन हो सकता है ना, खैर वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये तो खैर अपनी ताजमहल की बात हो गई, बाकी एनवायरनमेंट को बचाना है तो बहुत सारी चीज़ें लोग प्रयास कर रहे हैं, आपको भी प्रयास करना होगा, ठीक है। लोग मतलब गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, आप भी प्रयास करो, ठीक है, कि गंदगी कम से कम रहे, गैसेस वगैरह कम से कम निकलें, यूजेस कम हो चीज़ों का, ठीक है। डेवलपमेंट के साथ आपको देखो, डेवलपमेंट होगा तो आगे बढ़ोगे, सीधी सी बात है ना। तो डेवलपमेंट तो करना ही है, साथ में आपको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। बचा लेना इसको, ठीक। चलें आगे। चलो अब चलते हैं बेटा पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट पर। ये मैंने क्या बताए थे इसमें? डस्ट, मिस्ट, सैंड, ये सारे, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या बताया था मैंने? स्मॉग, ठीक है। ये बेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? स्मॉग बेटा दो टाइप की है, एक है क्लासिकल, ठीक है, एक है क्या? क्लासिकल, और यह है क्लासिकल, और एक है फोटोकेमिकल। नाम में ही क्लियर है ना, फोटोकेमिकल याद करो, फोटो का मतलब सनलाइट वगैरह है ना। तो ये जो क्लासिकल स्मॉग है ये कहां बन रही है? ये बन रही है आपकी कूल, ध्यान रखना, C फॉर क्लासिकल, C फॉर कूल। तो कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में बनती है, सर्दियों में बन रही है ऐसा सोच लो, और ये गर्मियों में बन रही है, वार्म कंडीशन हो, ड्राई कंडीशन हो, सनी क्लाइमेट हो, ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग बन रही है। इसमें क्या होता है? इसमें देखो, स्मॉग का मतलब ही क्या है यार, देखो सीधी सी बात है, स्मॉग का मतलब क्या है? स्मॉग का मतलब है बेटा स्मोक प्लस फॉग। भाई स्मोक प्लस फॉग का मतलब क्या हो गया? स्मॉग हो गया, है ना। तो कूल ह्यूमिड वेदर में बने तो क्लासिकल, हॉट में बने तो फोटोकेमिकल, ठीक है, हॉट या वार्म वेदर में। देखो
क्लासिकल, सी कूल, सीधा ध्यान रखो, सी मतलब क्लासिकल और सी का मतलब कूल वेदर, ठीक। फोटोकेमिकल को याद रखो, PW, ठीक है, PW फिजिक्स वाला है ना। P मतलब फोटो, W मतलब वार्म, ठीक है, वॉक क्यों लिख दिया, वार्म, ठीक है, फोटो वार्म फिजिक्स वाला, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, पूछ लेते हैं ये भाई, वार्म वेदर में कौन सी, वार्म कंडीशन में कौन सी है फोटोकेमिकल, कूल में कौन सी है, सी मतलब कूल, सी मतलब क्लासिकल। क्या क्या होता है इसमें, स्मोक प्लस फॉग। देखो स्मॉग में स्मोक प्लस फॉग तो होना ही है, स्मोक प्लस फॉग तो होना ही है। फोटोकेमिकल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, यूजुअली नाइट्रस ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोकार्बन। HC मतलब क्या है, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन, ठीक। ये रिड्यूसिंग होती है स्मोक और ये ऑक्सीडाइजिंग होती है, क्योंकि ये आपकी हॉट वेदर में हो रही है, ठीक है, हॉट कंडीशन, वार्म कंडीशन में हो रही है। तो ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, सीधे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, ठीक। आगे बढ़े, चलो भाई, फोटोकेमिकल स्मॉग की अगर बात करें, फोटोकेमिकल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। तो NO2 जो निकल रहा है वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करके NO+O बना रहा है, सनलाइट उस पर पड़ रही है, NO+O ब्रेक डाउन हो रहा है ना। और ये जो O है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ओजोन बना रहा है, ओजोन बना रहा है ना। और ये जो NO है वो ओजोन के साथ मिलकर NO2 रिलीज कर रहा है, प्लस O2 तो दे ही रहा है, NO2 रिलीज कर रहा है, मतलब ओजोन भी बन रहा है, ओजोन हमारे लिए गंदी बात है, और ओजोन जो भी है वो रिएक्ट करके NO से NO2 बना रहा है, वो भी हमारे लिए गंदी बात है। क्यों, क्योंकि आपके ये पॉल्यूटेंट हैं, ये ट्रोपोस्फेयर में पॉल्यूटेंट होते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ओजोन, ठीक है, ये सारे के सारे जो मैंने बताया, H2S हो गया आपका, अदर ऑक्सीडेंट हो गए आपके, हाइड्रोकार्बन्स हो गए ये सब। देखो CH4O3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, ठीक, एक्रोलीन बनाता है, ठीक, और इसको बोलते हैं परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, पैन बोलते हैं इसको। आपने पॉलीमर में भी एक पैन पढ़ा था, वो था पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, वो पॉलीमर है, ठीक है। ये क्या है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये ऐसा होता है, CH3C डबल बॉन्ड OONO2, ऐसा परऑक्सी लिंकेज है इसमें, है ना, ऐसा। इसका नाम है एक्रोलीन या एक्रेल्डिहाइड, एक्रोलीन या फिर एक्रेल्डिहाइड, ये बनता है, ठीक। और फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब गंदे हैं हमारे लिए, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये सब पॉल्यूटेंट है, ठीक, ध्यान रखना। चलें आगे, चलो भाई, अब चलते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूटेंट या पॉल्यूशन के बारे में। ट्रोपोस्फेरिक वाला आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेरिक। ट्रोपोस्फेरिक वाला हो गया ना, देख लेते हैं एक बार। देखो स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है अपने पास, कुछ O2 है, कुछ N2 है, ओजोन है, कुछ वाटर वेपर्स है ना। तो इसमें एनसीईआरटी में अच्छा ये दे रखा है, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर की जो बात चल रही है। जो O2 है वो यूवी लाइट के साथ क्या कर रहा है, O में ब्रेक डाउन हो रहा है, और जो O है वो O2 के साथ क्या बना रहा है, O3, और ये रिवर्सिबल है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो O2 पहले ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद O2 O के साथ रिएक्शन करता है, इन O को नेसेंट ऑक्सीजन बोल सकते हो, रिएक्टिव होते हैं ये, तो ये O3 बनाता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक। तो फॉर्मेशन भी हो रहा है और ब्रेक डाउन भी हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन, ये फॉर्मेशन फॉरवर्ड, ब्रेक डाउन बैकवर्ड, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में जो आपने सुना था बचपन में कि ओजोन डिप्लीशन का नाम सुना, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, तो जो रेफ्रिजरेटर और अपने फ्रिज वगैरह हो गए, वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकल रहे हैं, देखो इन्हीं को बोल रहे हैं फ्रीऑन्स, यही आपके CFC, ठीक है। तो इनकी एक मैकेनिज्म दे रखी है एनसीईआरटी में, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन वगैरह ये। तो क्या होता है, जब यूवी लाइट क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे पड़ रही है, तो इसमें से आपको ब्रेक करना है, किसको, जो आसानी से निकल जाता है। याद करने के लिए ऐसे रख लो, फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन आसानी से निकल जाएगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो Cl टूट जाता है Cl रेडिकल में, और ये बनाता है C रेडिकल F2Cl। और ये जो Cl रेडिकल बना है यहां,
ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, ClO रेडिकल प्लस O2 दे रहा है। अब आप ये सोचो कि सर O2 बन रही है, मजा आ गया ना, ये O2 स्ट्रेटोस्फेयर में बन रही है बेटा, तुम्हें चाहिए किस में, ट्रोपोस्फेयर में। तुम्हारा जीवन कहां है, ट्रोपोस्फेयर में, ऊपर जाके क्या करोगे, ऊपर थोड़ी है, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में बन रही है। तो ये हमें देखो स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन चाहिए, क्योंकि ओजोन क्या करता है, 99.9% रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए तो ओजोन होल का नाम सुना है ना। ओजोन होल क्यों हो रहा है, वो इसी चक्कर में हो रहा है, देखो यही तो है ओजोन होल, यही है ओजोन होल भाई। CFC जो आप रिलीज कर रहे हो यहां से, वो जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन को खराब कर रहे हैं, वहां ओजोन को हटा रहे हैं, वहां से क्या बना रहे हैं, O2। वहां O2 का मतलब ही नहीं है स्ट्रेटोस्फेयर में, O2 का मतलब ट्रोपोस्फेयर में है, जहां आप जी रहे हो, ठीक है। तो ओजोन जो है ना वो खत्म हो रहा है, ध्यान रखना, ये नहीं होना चाहिए था। ClO रेडिकल O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Cl रेडिकल और O2 बनाएगा, ऐसा, ठीक है। O2 ब्रेक डाउन तो हो ही रही है वहां पे स्ट्रेटोस्फेयर में, O2O और O में, है ना। तो ये है कहानी इसकी, ठीक है, समझ गए बात को, आगे बढ़े। तो ये रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पे। अब ओजोन होल, ये देखो ये जो आगे की कहानी वो यही है, जो NO2 वगैरह बन रहे हैं वो ClO रेडिकल के साथ NO2 रिएक्ट कर रहा है। कैसे रिएक्ट कराओगे, NO2 में भी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, NO2 में भी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये N और O के साथ बॉन्ड कर लेगा, देखो सीधा सीधा ClO रेडिकल ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ClO रेडिकल ने NO2 रेडिकल के साथ, ये भी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है ना, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये जो ClO और NO2 है ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट कराना है आपको, देखो आपको बॉन्ड को यहां से तोड़ना है, आपको बॉन्ड को यहां से तोड़ना है, ठीक है। वाटर मतलब क्या है, वाटर वेपर्स ही एक तरीके से ना, H प्लस और OH माइनस, तो यहां माइनस यहां प्लस लिख लो, यहां माइनस यहां प्लस लिख लो, इसको क्या मिलेगा, OH मिलेगा, और इसको क्या मिलेगा, H मिलेगा। देखो इसका माइनस इसके प्लस से, इसका प्लस इसके माइनस से, याद करने के लिए बता रहा हूं, रिएक्शन याद हो जाएंगे आपको, है ना। तो OH माइनस Cl से रिएक्ट करके HOCl बना रहा है, और ये H प्लस इसके साथ HNO3 बना रहा है, और जो सनलाइट है उसमें HOCl ब्रेक डाउन होकर Cl रेडिकल दे रहा है। Cl रेडिकल बहुत गंदी चीज है हमारे लिए, है ना, ध्यान रखना, क्योंकि Cl रेडिकल ही तो इनिशिएट कर रहा है कहानी, देखो Cl रेडिकल ही तो हमारे लिए बेकार है, ओजोन के साथ यही तो रिएक्ट कर रहा है। अगर HCl होता तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता, तो ये जो Cl प्लस है वो, अच्छा इसमें रुको जरा, HCl जो है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, हाँ सही है, देखो ऐसे टूटता, ये Cl माइनस इस Cl प्लस से जुड़ता, और ये H प्लस इसके साथ जुड़ता, तो Cl माइनस Cl प्लस के साथ Cl2 बना लेता, और H प्लस इसका HNO3, और सनलाइट में देखो फिर Cl रेडिकल बन गया। ये तो गलत है हमारे साथ, तो गलत हो रहा है ये तो, ठीक है, Cl रेडिकल बना रहा है ये सब आ कहां से रहा है, ये CFC से ही आ रहा है जो आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है। ऑल Cl रेडिकल और क्या कर रहा है, Cl रेडिकल CH4 मीथेन के साथ रिएक्ट करके CH3 रेडिकल और HCl बना रहा है, देखो ये मीथेन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी, ओजोन होल इसी चक्कर में ही हो रहा है भाई, Cl रेडिकल प्रोड्यूस होता जा रहा है ना। चलें आगे, तो ये अपना था सारा एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं वाटर पॉल्यूशन में। तो एयर पॉल्यूशन में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कितने टाइप के एयर पॉल्यूशन होते हैं, फिर से रिवाइज कराता हूं, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में भी हम दो टाइप के पढ़ते हैं, एक पढ़ रहे हैं हम गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है, गैस एयर वाला, मतलब जो एयर गैसेस हैं वो वाला, गैसियस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट हो गया एक आपका, और एक हो गया कौन सा, पार्टिकुलेट, ठीक है, दो हो गए आपके। पार्टिकुलेट मतलब स्मॉग वगैरह उसमें हमने डिस्कस किया, और गैसेस वगैरह कौन सी अपनी SO2 NO2 ये सारे, CO2 वगैरह ये सारे पढ़ा। एक बार रीड कर लेना, आराम से आप समझ जाओगे कहानी पूरी। ताजमहल को बचाना है, ध्यान रखना, है ना, नहीं तो अपने बच्चों को क्या दिखाओगे जब सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, वाटर पॉल्यूशन पे चलते हैं, है ना। देखो वाटर पॉल्यूशन के मेन कॉज क्या क्या है वो देखना जरा, वाटर पॉल्यूशन के मेन कॉज क्या क्या है। पैथोजेंस की अगर हम बात करें, द मोस्ट सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट आर द डिसीज, देखो डिसीज कॉजिंग एजेंट्स कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन क्या बोलते हैं, डिसीज कॉजिंग एजेंट बोलते हैं। पैथोजेंस इंक्लूड बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया एक तरीके से ना, बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट एंटर वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज, जो हम गंदगी फैलाते हैं, ठीक है, जो हम गंदगी फैला रहे हैं, डोमेस्टिक सीवेज जो है उससे, और एनिमल एक्सक्रेटा से, जो एनिमल एक्सक्रेट करते हैं ना, सुबह सुबह जो करते हैं वही।
तो जो बैक्टीरिया है वो रिलीज हो रहे हैं, वो पानी में मिला रहे हो तुम भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एक्सक्रेटा कंटेन बैक्टीरिया, ठीक है, देखो ह्यूमन एक्सक्रेटा कंटेन बैक्टीरिया सच एज एसरीशिया, ठीक है, इसको ये बोल रहे हैं कोली, कोली नहीं कोली, एंड स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक, फैसिलिस, विच कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीजेस, ठीक। तो ये किस वजह से हो रहा है, जो बैक्टीरिया उसकी वजह से ही हो रहा है। क्यों, वो भाई सीवेज वाटर जो हो गया आपका, वो कहां जा रहा है, पानी में जा रहा है, पानी आपके पास जो आ रहा है वो वही गंदा वाला आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्टेज के बारे में देख लेते हैं। द अदर मेजर वाटर पॉल्यूटेंट इज ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव्स, ग्रास, ट्रैश, ठीक है, दे पॉल्यूट वाटर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रन ऑफ। एक्सेसिव, क्या लिखा है ये, साइटोप्लांक्टन ग्रोथ विद इन वाटर इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, साइटोप्लांट ग्रोथ, ठीक। दीज वेस्टेज आर बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। रीड कर लो एक बार किस वजह से हो रहा है। पैथोजेंस बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरिया वाला हो गया, ऑर्गेनिक क्या हो गया, लीव, ग्रास वगैरह ऑर्गेनिक हो गया, और ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी ये है, फॉर एक्वेटिक लाइफ इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या बोल रहे हैं, डीओ, ठीक है। फॉर एक्वेटिक लाइफ डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज बिलो कितना, 6 ppm। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, बस ये ध्यान रखना है ना। तो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज बिलो 6 ppm द ग्रोथ ऑफ फिश गेट्स इनहिबिटेड, ठीक। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, जैसे यहां मैंने डीओ लिखा है, डीओ क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये हो गया आपका क्या, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ध्यान से देखना, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर ये होता है 10 ppm, ठीक है, पानी में 10 ppm होता है कोल्ड वाटर में, लेकिन एयर में होता है ये 2 लाख, कितना होता है, 2 लाख ppm। डिजॉल्व ऑक्सीजन एयर में 2 लाख ppm होता है और पानी में होता है ये 10 ppm, ठीक है। 6 ppm से कम में ऑक्सीजन, ये देखो ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज बिलो 6 ppm द ग्रोथ ऑफ फिश गेट्स इनहिबिटेड, ठीक है, ये ध्यान रखना, ग्रोथ ऑफ फिश गेट्स इनहिबिटेड। ऑक्सीजन रीचेज वाटर आइदर थ्रू एटमॉस्फेयर, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन रीचेज वाटर आइदर थ्रू एटमॉस्फेयर और फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय मैनी एक्वेटिक ग्रीन प्लांट, ठीक है, ये ध्यान रखना। ड्यूरिंग डे लाइट फोटोसिंथेसिस उसी में ही हो रही है। हाउएवर ड्यूरिंग नाइट, रात में क्या होता है, दिन की कहानी तो ये है, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है ना, फोटोसिंथेसिस तो रुक जाता है, बट द प्लांट कंटिन्यू टू रेस्पायर, ठीक है, रिजल्टिंग इज रिडक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। मतलब आप सीधी सी बात समझ गए हो, जो दिन का समय होता है उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, लेकिन रात में ऑक्सीजन की मात्रा में रिडक्शन हो जाता है, ठीक। और एक्वेटिक लाइफ के लिए बिलो 6 ppm ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डीओ जो हमने लिखा है ना, डीओ इतना होना चाहिए, मतलब 6 से तो ऊपर ही होना चाहिए, है ना। ग्रोथ ऑफ फिश गेट्स इनहिबिटेड, मतलब रुक जाएगी, और क्या, 6 ppm से कम में तो कहानी खत्म हो जाएगी भैया, ठीक। पढ़ लो एक बार, रीड कर लो, एनसीईआरटी के ही पैराग्राफ काट के लाएं। मेजर वाटर पॉल्यूटेंट क्या क्या है, मेजर वाटर पॉल्यूटेंट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये पॉल्यूटेंट है, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, प्लांट टॉक्सिक हैवी मेटल हो गए, सेडिमेंट्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हो गए, हीट भी है उसमें, है ना, देखो देखो ये सोर्स है इसके, डोमेस्टिक सीवेज, ठीक है, एनिमल एक्सक्रेटा वेस्ट हो गया, ठीक, इंडस्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, केमिकल फर्टिलाइजर ये हो गया, इंडस्ट्रीज केमिकल फैक्ट्रीज है, ठीक, सॉयल एग्रीकल्चर, भाई दवाई छिड़कते हो ना जो आप कीटाणुओं को मारने के लिए, वो हो गया, ठीक, माइंस ऑफ यूरेनियम, ये सब,
वाटर यूज फॉर कूलिंग इन इंडस्ट्री, ये सारे मतलब एक बार रीड कर लो, है ना, बहुत ज़्यादा तो इसमें मैं क्या बताऊँ। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, ठीक है, 10 तो काट ही दो, यहीं से पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया, ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर present in a certain volume of a sample of water is called बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, क्योंकि पूछी जा चुकी है, बीओडी का खैर उन्होंने फुल फॉर्म शायद पूछा था, है ना, मतलब चैप्टर रीड करके भी गए हो तो आंसर कर आओगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर, ठीक है, कितना ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व आपको चाहिए, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका नाम है। द अमाउंट ऑफ बीओडी इन द वाटर इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, मेजर, पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ बीओडी इन वाटर इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वाटर in terms of how much oxygen will be required, देखो how much oxygen will be required to break it down biologically, ठीक है। clean water would have, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दादा, clean, ये यहां से clean water would have BOD value of less than कितना 5 ppm, whereas highly polluted water बीओडी कितना 17 ppm और मोर। मतलब इसमें से पूरे पैराग्राफ में से आपको बीओडी के बारे में क्या क्या जानकारी की, ये होता क्या है, बैक्टीरिया को कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिक को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो बीओडी हो गया, और दूसरा ये कि बीओडी की वैल्यू लेस देन 5 ppm बढ़िया है, और कितना 17 ppm से ज्यादा बेकार है। तो क्लीन वाटर के लिए, ये यहां मैं लिख देता हूं, क्लीन वाटर के लिए कितना, लेस देन 5 ppm, ये लिखा है लेस देन 5 ppm, और हाईली पॉल्यूटेड के लिए, हाईली पॉल्यूटेड के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 17 ppm, अगर इससे ज्यादा है तो हाईली पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है, सीधी सी बात है। बीओडी जितना कम हो उतना अच्छा है ना, जितनी कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो उतना बढ़िया है। देखो यही तो डेफिनेशन कह रहा है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो जितना कम बीओडी उतना ज्यादा अच्छा पानी, सही बात है ना, हाँ, जितना कम बीओडी उतना ज्यादा बढ़िया पानी, और क्या चाहिए, ठीक है। तो बीओडी लेस देन 5 ppm क्लीन वाटर, हाईली पॉल्यूटेड 17 ppm से ज्यादा और उसके बराबर, ठीक है। चलें आगे, ये बीओडी का ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां मैं स्टार लगा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना इसको, ठीक, लिख देता हूं मैं यहां पे, मान लो कोई लोग पीडीएफ देख के ही काम चला रहे हो तो, मोस्ट इंपॉर्टेंट MI स्टार, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है केमिकल पॉल्यूटेंट हो गए आपके। देखो केमिकल पॉल्यूटेंट्स की बात करें, एज वी नो दैट, तो खैर पैराग्राफ है, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, बहुत अच्छी बात बताने के लिए, ठीक है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स दैट इंक्लूड द हैवी मेटल्स, ठीक है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल दैट इंक्लूड हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, निकेल हो गए, ठीक, constitute an important class of pollutant. All these metals are dangerous to humans because our body cannot excrete them. बिल्कुल सही, अंदर चलेगा तो बाहर नहीं निकल सकते भैया। Over the time it crosses the tolerance limit, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, ये सब कैडमियम मरकरी निकल, ये वाटर सॉल्युबल, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, एक्सक्रीट तो हो ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहे, है ना। These metals then कैन डैमेज किडनी, भाई अंदर ही रह गए ना, ये तो निकल ही नहीं रहे हैं, किडनी डैमेज हो गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही आपका बेकार हो गया, लीवर ही खराब हो गया भाई। एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम माइन ड्रेनेज एंड सॉल्ट्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग रॉ सॉल्ट यूज्ड टू मेल्ट स्नो एंड आइस इन द कोल्डर क्लाइमेट्स, सोडियम एंड कैल्शियम क्लोराइड आर वाटर सॉल्युबल केमिकल पॉल्यूटेंट। भाई बहुत गलत चीज हो रही है ना। तो जो हैवी मेटल्स वगैरह वो तो डिसॉल्व हो गए पानी में, अंदर चले गए आपके, निकल ही नहीं रहे हैं,
और निकल नहीं रहे तो भैया किडनी हो गया, लीवर की समस्या, नर्वस सिस्टम की समस्या हो गई आपको, है ना। इसमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे तो पीसीबी जो होते हैं, ठीक है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ये क्या होते हैं, ये क्लींसिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, कॉज ऑफ कैंसर, ठीक। और यूट्रोफिकेशन की अगर बात करें, ये डेफिनेशन लिखी है, मतलब एनसीईआरटी में पीसीबी के बारे में दिया है, क्या होता है वो बता रहा हूं, और यूट्रोफिकेशन क्या होता है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर ड्यू टू पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट की वजह से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, किसकी, ऑक्सीजन की, भाई एक सर्टेन परमिसिबल लिमिट तो चाहिए ना ऑक्सीजन, जिसको बीओडी हम बोल रहे हैं, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसको यूट्रोफिकेशन बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि गड़बड़ है हमारे लिए। चलें आगे, देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पानी पी रहे हैं ना उसके लिए क्या स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर आर गिवन बिलो, बहुत बढ़िया, दे मस्ट बी फॉलोड। देखो सबसे पहली बात फ्लोराइड, हमें फ्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट और फॉस्फेट के बारे में बातें करनी है, ठीक है। फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, किसके लिए, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस वाटर शुड बी टेस्टेड फॉर फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, इट्स डेफिशिएंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल। देखो इट्स ध्यान से देखना, इट्स डेफिशिएंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल टू मैन, मैन नहीं मतलब ह्यूमन लिखना चाहिए, ऐसे थोड़ी, वुमेन भी तो होती है, ह्यूमन लिखो यहाँ पे, एनसीईआरटी ये गलत लिखा है तुमने, हम लिखेंगे ह्यूमन, ठीक, या लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग लिख दो, और भी लोग भी हैं ना ह्यूमन के अलावा, लिविंग बीइंग, ठीक। एंड कॉजेज डिसीज सच एज टूथ डिके। देखो जरा, अगर फ्लोराइड आयन, ध्यान से सुनना, फ्लोराइड आयन की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो टूथ डिके हो गए भैया, दांत खराब हो गए आपके, है ना। सॉल्युबल फ्लोराइड इज ऑफन एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू ब्रिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन अप टू 1 ppm। सॉल्युबल फ्लोराइड मिलाए जाते हैं, सॉल्युबल फ्लोराइड मिलाए जाते हैं ताकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ppm तक मेंटेन हो, या 1 मिलीग्राम पर डीएम क्यूब। द F माइनस आयन मेक द एनिमल ऑन टीथ, ठीक है, जो कवर होते हैं ना वो, मच हार्डर बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोक्सी अपटाइट, ये जो है ना, द एनिमल ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ, टीथ का जो एनिमल है ना सरफेस पर, इनटू मच हार्डर फ्लोरोप्टाइट। मतलब क्या हो रहा है, देखो ये बन रहा है CA3PO4 होल ट्वाइस, देखो मैं लिख के बता रहा हूं क्या हो रहा है, CA3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है, कितने अगेन 3 टाइम्स, डॉट CaOH होल ट्वाइस। फ्लोराइड आयन क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है, किसमें, फ्लोरोप्टाइट में, किसको, हाइड्रोक्सी अपटाइट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है बेटा, फ्लोरोप्टाइट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये लेस हार्ड है, अगर हम कंपेयर कराएं तो, है ना, ये मोर हार्ड है, ठीक है, या मच हार्ड है, ठीक, ऐसा हो रहा है। हाउएवर F माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन above 2 ppm causes brown mottling of the teeth, गंदे दिखने लगेंगे, है ना। At the same time excess fluoride over 10 ppm causes harmful effect to bones and teeth as reported from some part of Rajasthan, ऐसा हो चुका है ना। तो क्या बोला आपसे, अब अपन एक वन लाइनर लिख लेते हैं, क्या आपको कितना चाहिए, 1 ppm चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो F माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या बोला, अप टू 1 ppm, ठीक है, अप टू 1 ppm, मतलब 1 ppm बना दो। हम फ्लोराइड आयन को पानी में मिलाते हैं अप टू 1 ppm, ये हमारे लिए अच्छा है। 2 ppm से ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और 10 ppm से ज्यादा बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। तो F माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 ppm तक चलेगी, 1 ppm से मतलब 2 ppm से ऊपर चले गए तो बेकार है आपके लिए कहानी, ठीक है। 2 ppm से ज्यादा चले गए तो, और अगर 10 ppm से ज्यादा चले गए तो भाई देखो हड्डियां खत्म हो रही हैं आपकी, दांत खत्म हो रहे हैं, है ना। तो 1 ppm सही है, F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 1 ppm तक मेंटेन रखो, उसके बाद कहानी खराब हो जाएगी आपकी, मतलब 2 ppm, और 2 ppm के बाद तो ये ब्राउन मोल्टिंग हो जाएगी, मॉटलिंग हो जाएगी, और बाकी 10 ppm बाद तो दांत ही खत्म आपके, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है बेटा लेड, ठीक है, लेड के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड विद लेड व्हेन लेड पाइप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन।
ऑफ वाटर। द प्रेस्क्राइब्ड अपर लिमिट, ये ध्यान रखना, अपर लिमिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड इज इन ड्रिंकिंग वाटर इज अबाउट 50 ppb। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखते भी जाता हूं, लेड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 50 ppb तक, पार्ट्स पर बिलियन। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, दिख रहा है ना, हाँ, ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, ये क्या है, पार्ट्स पर बिलियन होता है ये। तो कितनी चाहिए, 50 ppb कॉन्सेंट्रेशन अपर लिमिट है इसकी। लेड कैन डैमेज, देखो कितना खतरनाक है भाई, लेड बहुत बेकार चीज है। लेड कैन डैमेज किडनी, लीवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई बहुत बेकार चीज है ये, है ना। 50 ppb तक चाहिए आपको इसकी लिमिट, इससे ज्यादा मत चले जाना, खत्म हो जाएगी कहानी। चलो अगला देखो, सल्फेट के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सेसिव सल्फेट कितना, 50 ppm से ज्यादा, कितना, 50 ppm से ज्यादा इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज लैक्सेटिव इफेक्ट, मतलब लूज मोशन वगैरह आपको हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, है ना। अदरवाइज एट मॉडरेट लेवल इट इज हार्मलेस। ठीक, ये लिमिट ध्यान रखना। एक्सेसिव सल्फेट मतलब ग्रेटर देन 500 ppm में आपको लूज मोशन होने निश्चित हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में खिसका लेते हैं। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, SO4 2- आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी चलेगी, ये आपकी लेस देन 500 लिख दूं मैं, अच्छा रहेगा, इतनी सही है, एक्सेसिव नहीं। देखो क्या लिखा है यहां, ग्रेटर देन 500 ppm, मतलब इसके ऊपर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो 500 ppm के नीचे होना चाहिए, 500 या 500 ppm के नीचे। ध्यान रखना, यहां उन्होंने ग्रेटर देन 500 किसके लिए लिखा है, एक्सेसिव सल्फेट के बारे में बोला उन्होंने, 500 के ऊपर बेकार है, अच्छा किसके लिए, 500 से नीचे। मैंने ये इसके लिए लिखे, देखो 50 ppb इसकी लिमिट है, ठीक है, 50 ppb होनी चाहिए। देखो क्या लिखा है यहां पर, अपर लिमिट कह रहे हैं, अपर लिमिट, तो यहां भी मैं थोड़ा सा एडिट कर दूं क्या, अच्छा लगेगा आपको। ठीक, अपर लिमिट कह रहे हैं, अपर लिमिट मतलब 50 और उससे कम ही होना चाहिए। ठीक, उसके पहले क्या कह रहे थे आपसे, अप टू 1, ठीक है, अप टू 1 ppm, तो यहां भी एडिट करके ऐसे लिख लो, लेस देन इक्वल टू 1 पे कहानी सही रहेगी, अप टू 1 ppm। ठीक है, वैसे इसकी अप टू 50 ppb, इसकी अप टू 500 ppm। ठीक, अगला देखो, नाइट्रेट की अगर हम बात करें, नाइट्रेट, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर इज 50 ppm, ध्यान से। ठीक है, नाइट्रेट की कितनी, 50 ppm, ये बिल्कुल याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। नाइट्रेट की कितनी कह रहे हैं, 50 ppm, तो 50 ppm तक, ठीक है, 50 ppm ये मैक्सिमम लिमिट है। एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज डिसीज सच एज मैथ हेमोग्लोबिन एमिया, ऐसा बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम है इसका। अब क्या कहानी है इसकी मैं बताता हूं। होता क्या है, नाइट्रेट क्या करता है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो आयरन ऑक्साइड बना देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। उससे क्या होता है, जो अभी आप लाल दिख रहे हो ना, मतलब खून है ना आपके, तो ब्लू हो जाओगे, आपके होंठ, आपके आंखें, आपका माथा, आपके सब कुछ ब्लू हो जाएगा, इसलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको बोलते हैं। क्यों, यहां से ब्लड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसमें क्या होता है, आयरन, और आयरन ऑक्साइड बना देता है। बहुत गलत चीज है आपके लिए, है ना ये। चलें आगे, चलो भाई, कुछ और आयन हैं और कुछ और मेटल हैं जिनका स्टैंडर्ड के हिसाब से, देखो क्या कह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन बता रही है, मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम मेटल इन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी में क्या क्या है, ppm या फिर mg/dm की बात बराबर है। तो ये लिमिट आपको दे रखी है, सीधे आपको याद रखना है। आयरन का ये है, ठीक है, आयरन का 0.2, Mn का 0.05, Al का ये, Cu का ये, Zn का ये, और Cd का ये तो दिया हुआ है NCERT में, सीधे टेबल छाप दी। इसको याद कैसे करना वो बता रहे हैं। इसको ऐसे याद करना, कद्दू, कद्दू मतलब CD हो गया, ठीक है, कद्दू का मतलब क्या हो गया, CD। ठीक, कद्दू खाने में, मैं मतलब क्या हो गया, Mn, Fe मतलब Fe, Al मतलब Al, कद्दू खाने में फील, तुम क्या जानो, ऐसे भी डायलॉग होता है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वैसे ही कोई कद्दू खा रहा होगा, तो कद्दू खाने में फील, तुम क्या जानो, ऐसे याद कर लेना। क्या मतलब क्या हो गया, कॉपर, और जानो मतलब Zn, ये हो गया। ठीक, अब आप ये कैसे याद रखोगे, CD की जो लिमिट है, CD की जो लिमिट है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन की, वो कितनी है, CD की, इसकी है, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूं, ठीक है, इसकी जो लिमिट है CD की ये क्या है, 0.005, देखो CD की क्या है, 0.005, मैंने ये सबसे लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट का रखा है 0.005।
अब क्या करो, इसका पॉइंट आगे खिसका दो, तो mn की क्या हो गई 0.05, देखो mn की क्या हो गई 0.05। अब fe की आ जाओ, fe की और al की, ठीक है, fe की क्या है 0.2 और al की भी सेम है, देखो जरा al की भी क्या है 0.2 ही है, ठीक, al की भी क्या है 0.2 है, देखो जरा 0.005। अब एक पॉइंट आगे खिसका दो, अब 0.2 आ जाओ, 0.2 हो गए। अब 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद क्या आता है 5, ऐसे, ठीक है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये तो लिखा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है, ये अपनी ट्रिक हो गई, ठीक। और बाकी पीछे कैसे याद रखोगे, देखो f माइनस की 1 ppm तक, इसकी 51 है, ये 50 है, ठीक, देखो 50 ppb किस में था, लेड में, 50 ही ppm में नाइट्रेट में होता है, और 50 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो 500, ठीक, ये याद हो जाएगी आपको। मैं यहां पे लिख दूं ट्रिक के साथ ही, ट्रिक के साथ ही इसकी लिख लो, क्या f माइनस हो गया, और क्या हो गया आपका लेड हो गया, और क्या हो गया नाइट्रेट हो गया, और क्या हो गया सल्फेट हो गया, देखना जरा, इसकी मैक्सिमम 1, ठीक, ppm, ठीक है, ये सारी किसमें ppm में, सभी जगह ppm होता है, बस एक जगह लेड में ppb होता है, ठीक है, ये 1 हो गई, लेड की कितनी 50 ppb, ठीक है, और ये ppb है, नाइट्रेट की 50 ppm हो जाएगी, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो 500 ppm इसकी हो जाएगी। इस तरीके से याद कर लेना आप, 1 50 50 500, 1 50 50 500, ऐसे, ये 50 ppb में है, बाकी सारे ppm है, ठीक है, समझ गए। चलें आगे, अगला बेटा सॉइल पॉल्यूशन, सिंपल है बिल्कुल, देखो पेस्टिसाइड वगैरह जो यूज करते हो उससे पॉल्यूशन हो रहा है, पढ़ लो जरा एक बार, रीडिंग कर लो। पेस्टिसाइड्स प्रायर टू वर्ल्ड वॉर 2 मैनी नेचुरली अकरिंग केमिकल सच एज निकोटिन, ठीक है, बाय प्लांटिंग टोबैको प्लांट इन द क्रॉप फील्ड, निकोटिन जो होता था ना उसको यूज करते थे, वर यूज्ड एज पेस्ट कंट्रोल, निकोटिन को यूज करते थे, सब्सटेंस फॉर मेजर क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर, निकोटिन यूज करते थे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 DDT was found to be a great use in the control of malaria and other insect borne diseases, ठीक है, therefore after the war DDT was put to use in agriculture to control the damages caused by insect, ठीक है, कीड़े मकोड़े होते हैं ना फसल को खराब करते हैं उसके लिए, ठीक है, rodents, weeds and various crop disease, however due to adverse effect its use has been banned in India, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं इसके, इसलिए खत्म कर दिया, इसको हटा दिया, आप डीडीटी नहीं यूज करते, ठीक है। ऑर्गेनिक टॉक्सिन के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या होते हैं ऑर्गेनिक टॉक्सिन, जैसे एल्ड्रिन हो गया, ठीक है, एल्ड्रिन डिल्ड्रिन, ठीक है, वाटर इंसॉल्युबल होते हैं ये और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक टॉक्सिन अगर पूछ ले, एल्ड्रिन डिल्ड्रिन होते हैं और वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पहले क्या यूज करते थे, इसमें से इस पैराग्राफ से क्या पढ़ना, निकोटिन यूज करते थे, फिर डीडीटी यूज करने लगे, लेकिन इंडिया में बैन कर दिया गया, ठीक है, इंसेक्टिसाइड होता है डीडीटी, डीडीटी जानते हो ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी जो होता है ना डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, ये होता है अपना डीडीटी, ठीक। चलें आगे, अब देखो जरा थोड़ा सा समझ लो पॉल्यूशन के बारे में क्या हो रहा है। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल जहां पर बिल्कुल ये मान लो कि आपका बिल्कुल अंदर तक, ठीक है, अब इससे जैसे तुम ऊपर बढ़ते जाओगे ना, जिससे जैसे तुम ऊपर बढ़ते जाओगे तो आपका पॉल्यूशन ये मान लो 10 टाइम्स बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे गए, एक्वाटिक प्लांट आ गए उसके बाद, ठीक, फिर एक्वाटिक प्लांट से कहां पर आ गए, स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, ये इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, ऐसे याद करो है ना, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, ऐसा, फिर लार्जर आ गए, फिर लार्जेस्ट आ गए, फिर हम ह्यूमन बीइंग पे आ गए, और पॉल्यूशन लगातार बढ़ते ही जा रहा है, पॉल्यूशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस लेवल से इस लेवल पे 10 टाइम्स बढ़ रहा है, ऐसा कितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है ह्यूमन बीइंग के लिए, है ना। तो ये एनसीईआरटी में सीधे रखा था, एक मैंने समझा दिया। चलो, अब जो इंसेक्टिसाइड के बाद की बात है वो होते हैं हर्बिसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड के बाद क्या यूज करें, हर्बिसाइड्स, जैसे NaClO3 और Na3ASO3, ठीक है। पढ़ लो जरा एक बार, रीड कर लो क्या पैराग्राफ लिखा है एनसीईआरटी का। मोस्ट हर्बिसाइड्स आर टॉक्सिक टू मैमल्स बट आर नॉट एज परसिस्टेंट एज ऑर्गेनोक्लोराइड्स,
दीज केमिकल्स डिकम्पोज इन अ फ्यू मंथ्स, डिकम्पोज होता है, लाइक ऑर्गेनोक्लोराइड्स, दीज टू बिकम कॉन्सेंट्रेटेड इन द फूड वेब, सम हर्बिसाइड्स कॉज बर्थ डिफेक्ट, ध्यान रखना ये गंदी चीज हो गई, स्टडी शोज दैट cornfield spread with herbicides are more prone to insect attack and plant diseases than field that are weeded manually। ठीक, मतलब ये ध्यान रखना, हर्बिसाइड क्या होते हैं, NaClO3 और Na3AlO3, ठीक है, और नाउ डेज हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड की जगह। चलें आगे, चलो अब चलते हैं बेटा इंडस्ट्रियल वेस्ट पर। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है? इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्टेज आर ऑल्सो सॉर्टेड आउट एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। इंडस्ट्री से जो निकल रहे हैं दो टाइप के, ठीक। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर जनरली बाय कॉटन मिल्स, कॉटन की जो मिल होती हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो हो गई आपकी, ठीक है, जो इंडस्ट्री फूड की लगी हुई है, पेपर मिल्स हो गई एंड टेक्सटाइल फैक्ट्री हो गई, ये बायोडिग्रेडेबल दे रहे हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन दे रहा है? जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, इतने सारे बने हुए हैं हमारे देश में, विच प्रोड्यूस फ्लाई एश, ठीक है, इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट्स विच प्रोड्यूस ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड स्टील मेल्टिंग स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस हो गई, जो स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, थर्मल पावर प्लांट हो गए, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल दे रहे हैं। और ये वाले कौन से दे रहे हैं? फूड वाले, कॉटन वाले, पेपर वाले, ये बायोडिग्रेडेबल। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर प्रोड्यूस मड एंड टेलिंग्स, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस जिप्सम, हजार्डस वेस्टेज एंड सच एज इनफ्लेमेबल। Composite explosive or highly reactive substances are produced by industries dealing in metal, chemical, drug, pharmaceutical, ठीक, डाइज हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, रबर हो गया, गुड हो गए, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल दे रहे हैं। एक बार रीड कर लो, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और इधर बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकल रहे हैं। स्ट्रेटजी टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यही है भाई, मेन तो यही है। ये तो कहानी आपने समझ ली कि ये सारी चीजें गंदी हो रही हैं, लेकिन इसको आपको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक। स्ट्रेटजी देखो कैसे कंट्रोल करोगे। आफ्टर स्टडिंग एयर, वाटर, सॉइल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूशन इन दिस यूनिट बाय नाउ यू मस्ट हैव स्टार्टेड फीलिंग द नीड ऑफ कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। गंदा लगा ना सुन के, है ना। हाउ कैन यू सेव योर इमीडिएट एनवायरमेंट, ठीक है। थिंक ऑफ द स्टेप्स, एक्टिविटीज विच यू वुड लाइक टू अंडरटेक फॉर कंट्रोलिंग एयर, वाटर, सॉइल एंड industrial waste pollution in your neighborhood. Here an idea about the strategy for the management of wastage in given। ये देखो वेस्टेज मैनेजमेंट, आप सोचो कैसे बचाओगे, यही सब लिखा है इसमें, है ना। तो वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? अभी आपने स्वच्छ भारत अभियान का नाम सुना है, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें उन्होंने क्या बोला था? स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ठीक है, देश से वादा कर लिया हमने। इंदौर को नंबर 1 बोला गया है, ठीक है, इंदौर कई बार नंबर 1 आ चुका है। इंदौर एक बहुत अच्छा शहर है, ठीक है, इंदौर इसमें सबसे अव्वल नंबर पे वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। 2 अलग अलग नीला हरा डिब्बा, याद है, गीला कचरा, सूखा कचरा, ठीक। तो वेस्ट मैनेजमेंट में क्या करना है आपको जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको आपको फेंकना नहीं है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को आपको फेंकना नहीं है, ठीक है, उसको आपको फेंकना नहीं है कि रोड पे फेंक दिया, ठीक, या कहीं भी फेंक दिया, इधर उधर कहीं जा रहे वहां फेंक दिया ना। एक पर्टिकुलर डिब्बा रखा होगा आपके सामने, ठीक है, उसमें डालना है गीला कचरा, सूखा कचरा, ध्यान रखना, ठीक, गीला और सूखा, ठीक है। मतलब ये बहुत सीरियस चीज है जो आप लोग नहीं करते हो, करना है। गीला कचरे को गीले डिब्बे में डालना है, सूखे कचरे को सूखे में डालना है। अब मुझे याद नहीं कि हरा वाला किसका होता है, नीला वाला किसका, लेकिन होता है, ठीक है। और ऐसा गवर्नमेंट बहुत प्लान कर रही है कि लगभग 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 ये मान लो कि हर 50 फीट, मतलब 2 4 5 10 मीटर पे कचरे के डिब्बे रखे हों, तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, आप फेंकोगे नहीं रोड पे, है ना। तो गीले कचरे को फेंकना है आपको किस डिब्बे में, हरे या नीले में, जिस भी डिब्बे में फेंकना, मतलब एक बॉक्स में इसको डालना है और दूसरे बॉक्स में इसको डालना है। ऐसे ही आप क्या सेव करोगे, आपका एनवायरनमेंट जो आपके लेवल पर है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है वो गवर्नमेंट उसके प्लान कर रही है, आपके लेवल पर क्या है, जो भी गंदी चीज़ें, कचरा वगैरह, उसको डिब्बे में डालो आप, है ना, ध्यान रखना, वेस्ट मैनेजमेंट करो अपना, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं।
ग्रीन केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है कि जो अपनी नॉलेज है उसका यूज करें हम किस चीज में, साइंटिफिक नॉलेज का यूज करें किस चीज में, कम से कम वेस्ट निकले, ऐसा कुछ करो, रीयूजेबल चीजें बनाओ। ऐसा करना है कि रीयूजेबल चीजें बनानी है। बहुत अपना ऐसी चीजें बना, जैसे 3 लोग थे जिनको इनके लिए नोबेल मिला था ग्रीन केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, 2004 या 5 के आसपास नोबेल मिला था 3 लोगों को ग्रीन केमिस्ट्री के लिए। उन्होंने क्या किया, ऐसे पॉलीमर बनाए जो बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब रीयूजेबल हैं, ऐसा, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री की कहानी ये है, एक बार पढ़ लो जरा, रीडिंग एनसीईआरटी की रीडिंग तो करनी है तो मैं करवा ही देता हूं, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैव रिजल्टेड इन द डेट्रियोडेशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर। जो एक्सेसिव यूज कर रहे हो ना आप इन सब का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सब का, उससे सब गंदगी हो रही है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम डज नॉट लाई इन स्टॉपिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यही मैं बोल रहा था, डेवलपमेंट भी करना है, क्या डेवलपमेंट भी करना है आपको बेटा, ये तो करना है। इसका सॉल्यूशन ये नहीं पता चला आप बोलोगे नहीं सर सब कुछ बंद ही कर दो ना, इतना सब हो ही रहा था ना बेटा, डेवलपमेंट भी करना है और पॉल्यूशन कम करना है, डेवलपमेंट को बढ़ाना है और पॉल्यूशन को कम करना है। भाई डेवलपमेंट होगा तो चीजें अच्छी अच्छी मिलेंगी आपको, बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी, कम दाम में मिलेगी। डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा तो क्या चलेगा, पॉल्यूशन कम करना है। तो यह इन्होंने भी यही लिखा है, एनसीईआरटी वाले बड़े समझदार हैं कि आप यही बोलोगे कि बंद कर दो तब। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम डज नॉट लाई इन स्टॉपिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज बीन सेट इन, but to discover methods which would help in the reduction of deterioration of the environment। यही मैं बोल रहा था, आपको डेवलपमेंट तो करना ही है, साथ में ऐसी चीजें खोजनी है जिससे कम से कम वेस्टेज हो, ठीक है, वेस्ट मटेरियल कम निकले। ग्रीन केमिस्ट्री इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड इज अबाउट यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड other sciences to reduce the adverse impact on environment। ये कहानी है जो मैं बता रहा था। आपको साइंस की हेल्प से कुछ ऐसा सोचना है जिससे आप चीजों को, जो इफेक्ट, गंदे इफेक्ट पड़ रहे हैं उसको कम से कम कर सको, ठीक है, यही सोचना है। ग्रीन केमिस्ट्री इज अ प्रोडक्शन प्रोसेस दैट वुड ब्रिंग अबाउट मिनिमम पॉल्यूशन और डेट्रेडेशन टू द एनवायरमेंट। The byproducts generated during a process, if not used gainfully, add to the environmental pollution. Such processes are not only environmental unfriendly but also cost ineffective। मान लो इंडस्ट्री में आपने कोई चीज बनाई, मान लो आप बना रहे हो, सपोज कुछ भी बना रहे, जूते बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको आप फेंक रहे हो, उसको आपने फेंक दिया, वही तो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करता है, अनफ्रेंडली है भाई। वही तो कह रहे हैं ये कि बाई प्रोडक्ट जो निकल रहे हैं ना भाई, बाई प्रोडक्ट जो निकल रहे हैं उसको कम से कम करो, उसको अगर करना है तो रीयूजेबल करो। द वेस्ट जनरेशन एंड इट्स डिस्पोजल बोथ आर इकोनॉमिकली अनसाउंड यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस फॉर रिड्यूसिंग द केमिकल्स। सिंपल सी बात है ना, समझ गए होगे, जो मैंने बोला ना वही लिखा है, एक बार रीड करोगे तो सब यही मिलेगा, ठीक है। डेवलपमेंट बढ़ाना है, पॉल्यूशन कम करना है, इस वाली दिशा में आपको कदम उठाने हैं आने वाले भविष्य में, ठीक है। मतलब अभी से ही कदम उठाना स्टार्ट कर दो। चलो भाई, ये 3 लोग थे जिनको मिला था, चलो देख लो एक बार, 3 लोग थे ये, देख रहे हैं आपको अच्छे से, है ना, सीखो इनसे कुछ, बहुत अच्छा काम किया इनने। ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ, क्या कह रहे हैं, ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, जैसे टेट्राक्लोरोईथीन Cl2, मतलब C2Cl4 बोल सकते हो आप इसको, है ना, C2Cl4 was earlier used as solvent for dry cleaning। The compound contaminated the groundwater and is also a suspected carcinogen। क्या होता है ये, causes cancer, ठीक है, carcinogen। The process using this compound is now being replaced by a process where liquefied carbon dioxide with a suitable detergent is used। लिक्विफाइड क्या यूज करते हैं, लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड विद सूटेबल डिटर्जेंट। रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजेनेटेड सॉल्वेंट बाय लिक्विड CO2 विल रिजल्ट इज लेस हार्म टू ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, C2Cl4 को रिप्लेस कर दिया, किससे, लिक्विफाइड CO2 और कुछ सूटेबल डिटर्जेंट की हेल्प से। दीज डेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये बहुत अच्छी चीज है ना,
इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ब्लीचिंग क्लोथ्स। क्यों? ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग होती है, ठीक, परमानेंट ब्लीचिंग होती है। इज द प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्री विच गिव्स बेटर रिजल्ट एंड मेक्स यूज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ब्लीचिंग के लिए कम अमाउंट ऑफ वाटर, कम खर्च होगा, पानी बचेगा अपना, है ना। H2O2 यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो क्या क्या कहानी निकली इस पैराग्राफ से? इस पैराग्राफ से ये कहानी निकली कि C2Cl4 को रिप्लेस कर दिया किससे? लिक्विड CO2 और प्लस सूटेबल सॉल्वेंट, ठीक, सूटेबल सॉल्वेंट। और आजकल नाउअडेज लिखा ना, मतलब आजकल H2O2 को यूज करते हैं। H2O2 इसलिए करते हैं क्योंकि पानी बचाता है ये, ठीक है। चले आगे, चलो बेटा। ब्लीचिंग ऑफ पेपर। क्लोरीन गैस वॉज यूज अर्लियर फॉर ब्लीचिंग पेपर, दीज डेज हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 यूज करते हैं, ठीक। तो इस पैराग्राफ से क्या कहानी निकली? Cl2 को रिप्लेस कर दिया गया किससे? H2O2 से, ठीक है। अगला देखो, सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। इथेनॉल जो CH3CH है इज नाउ कमर्शियली prepared by one step oxidation of ethene in the presence of ionic catalyst in aqueous medium with a yield of 90%। देखो कितना अच्छा है, ठीक। पैलेडियम हो गया, कॉपर 2+ हो गया इन वाटर, ये कैटलिस्ट यूज करो, अल्कीन की रिएक्शन O2 से कराओ, क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। 90% इसकी यील्ड है, ठीक है। चलिए आगे, चलो अगला है ग्रीन सॉल्यूशन टू क्लीन टर्बिड वाटर। टर्बिडिटी रहती है ना वाटर में, गंदा सा दिखता है। पाउडर ऑफ कर्नल ऑफ tamarind seeds has been found to be an effective material to make municipal and industrial waste water clean। मतलब वाटर क्लीनिंग के लिए ही है ना। इट इज नॉन टॉक्सिक, बायोडिग्रेडेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता आता है ना। दिस पाउडर इज यूजुअली डिस्कार्डेड एज एग्रीकल्चर वेस्ट। द प्रेजेंट प्रैक्टिस इज टू यूज एलम। याद करो, एलम कोआगुलेशन होता है, कोआगुलेशन प्यूरिफाई करने के लिए ना, इज टू ट्रीट सच वाटर, है ना। It has been found that alum increases toxic ions in treated water and can cause diseases। ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। कोआगुलेशन तो होता है लेकिन टॉक्सिक आयन जो है उसको देकर, भैया टॉक्सिक आयन तो खतरनाक है हमारे लिए, बस रीड करो इसको एक बार, है ना। चलें, लास्ट में हम आपसे एक बात बोलना चाह रहे हैं। देखो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है भैया? ग्रीन केमिस्ट्री बहुत बढ़िया चीज है। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ऐसा नहीं ग्रीन ही है, ऐसी केमिस्ट्री मतलब ऐसी चीज जिसका मतलब आप साइंस की हेल्प लो और चीजों को इंप्रूव करो, उसको ग्रीन केमिस्ट्री बोल रहे हैं, है ना। गंदी से गंदे वेस्ट मटेरियल मत निकालो, ठीक। ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ने जरा, अंडरलाइन करने मजा आता है। ग्रीन केमिस्ट्री इन अ नटसेल इज अ कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच विच इन्वॉल्व्स रिडक्शन इन मटेरियल, एनर्जी कंजम्पशन एंड वेस्ट जनरेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये है जैसे वो जो साइंटिस्ट थे ना, उनको नोबेल प्राइज ऐसे नहीं मिला, उन्होंने रीयूजेबल, नॉन टॉक्सिक बहुत सारी चीजें बना दी, पॉलीमर उन्होंने क्रिएट किए, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, रीयूजेबल, ऐसा, ठीक। तो एक बार इस चैप्टर को रीड करना है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने लिख दी हैं, ठीक है। पीडीएफ में मैंने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के पैराग्राफ डाल दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि पढ़ना क्या क्या है। ये आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। एक ना एक क्वेश्चन इससे लिखा हुआ रहता है, आप एक बार इसको रीड कर लो, अगर समझ में आ जाए तो फरवरी अटेम्प्ट में टारगेट करो, अदरवाइज मार्च अटेम्प्ट में इसको नहीं छोड़ना, जितना लिखा उतना पढ़ के जाना है, ठीक है। अब जाते जाते हम आपसे बस एक बात और कहना चाहते हैं, जो बात हमारे दिल में बहुत दिनों से थी और हम कहना चाह रहे थे लेकिन हम आपसे किसी कारणवश कह नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हम आपको वो बात कह ही देते हैं। देखो क्या बात कहना चाह रहा हूं मैं, आपको पहले से ही पता है। आप यहां पर आए, अच्छा आज ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ी हमने, तो हम ग्रीन केमिस्ट्री ही करेंगे आज, ठीक है। आज आप यहां पर आए, आपने हमसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री रीड किया, लॉजिकली तो मैं भी नहीं बोलूंगा कि मैंने पढ़ा है, रीड किया आपने मेरे साथ, क्योंकि रीडिंग वाला, देखो केमिस्ट्री में कई चैप्टर ऐसे ही हैं रीडिंग वाले हैं, क्या करें, ठीक है। जहां कुछ समझाने वाला था, कुछ ट्रिक थी, मैंने आपको बता दी, रीड तो देखो करना ही पड़ेगा, कोई भी टीचर होगा वो ऐसे ही पढ़ाएगा, है ना। कोई ऐसा नहीं कि सारी चीजें मतलब जो थ्योरेटिकल हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, तो इतनी सारी चीजें हैं इसमें हैं, बस एक बार रीड करने वाली हैं, ठीक। तो जितना मैंने कोशिश करी, देख लो, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो एक बार मैंने कंटेंट आपको दे दिया, आप खुद से रीड करके भी समझ सकते हो, बच्चे तो हो नहीं, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्लासेस को बेटा हम स्टॉप करेंगे,
क्योंकि आपको भी अब समय पूरा देना है किस पर, अपने रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है, अपने रिवीजन पे फोकस करना है, रिवीजन करो। अब आप इधर उधर मत देखो, कहीं कुछ मत जाओ, अब आप बैठो शांति से, सारे मतलब ये दिन और रात सब एक कर दो। अब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, कहीं भी इधर उधर के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं जाना। मैं तो कह रहा हूं अब आप यूट्यूब भी बंद कर दो चलाना, सब कुछ बंद कर आके बैठो, जितना मटेरियल आपके पास है उससे पढ़ो, ठीक। यूट्यूब बंद करो, फेसबुक बंद करो, इंस्टा बंद करो, सब बंद कर दो, अब आपके पास वो समय नहीं बचा है ना। तो अब लग जाओ एकदम, ये मान लो कि 6-7 दिन 8 दिन में मतलब दिन रात एक कर दो, रिवीजन 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 रिवीजन, ठीक है। अब आप कुछ मत कहना कि सर ये करा दो वो करा दो, क्योंकि अब आप कर नहीं पाओगे, हम तो करा देंगे लेकिन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको और भी चीजें पढ़नी है ना, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है ना। तो इसलिए मैं तो भाई अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता ठीक। इन द सेंस ऑफ लेक्चर मैं करना नहीं चाह रहा, कर तो सकता है लेकिन करना नहीं चाह रहा, उससे आपका टाइम खराब होगा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आपका अच्छा हो, ठीक है। तो आपको अब आपको फोकस करना है खुद पर, अब आप खुद से पढ़ो, अब आप इधर उधर मत जाओ, ठीक, खुद से सारी चीजें करो, रिवीजन वगैरह करो। आपको सारी चीजें मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से फाइनल बोल देता हूं। ऑर्गेनिक के लिए जेएमपीएस कर लो, जिसकी जेएमपीएस नहीं है उसके फुल लेक्चर से देख लो, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कर लो, ठीक। इनऑर्गेनिक में ऑलरेडी 1 शॉट है, उसको रिवाइज कर लो, ठीक। फिजिकल आपकी चली रही है तो उसको जैसा है चलने दो, है ना। तो जितना आपके पास है, अब आप नई चीजों पे फोकस मत करो, मेरा कहना है नई चीजों पे फोकस मत करो, अब आप बस इन्हीं को रिवाइज करो, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना रिवाइज करो। मैं आपकी मदद करूंगा एग्जाम के बाद अब, ठीक है, इन द सेंस ऑफ लेक्चर। अब डाउट्स का क्या करेंगे, मैं आपका डाउट ग्रुप ओपन करवा दूंगा लंबे समय के लिए, ठीक है, जिसमें आप डाउट पूछो, फटाफट फटाफट अपन डाउट सॉल्व करेंगे। भाई जब लेक्चर नहीं ले रहे तो डाउट तो सॉल्व करेंगे ही ना, ठीक है। तो आप क्या है, अपन एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, उस टाइम पे सब आ जाना, एकदम बैठेंगे अपन मजे से, बढ़िया डाउट बताते जाएंगे सारे, ठीक है। तो डाउट के लिए आप अपन ये कर सकते हैं, आप सुबह से शाम तक का प्लानर बना लो, इवनिंग में अपन कोई टाइम रख लेंगे, वहां पर डाउट अपन डिस्कस कर लेंगे। डाउट ग्रुप खुलवा दिया जाएगा आपके लिए धमाधम, जितना भी आपका डाउट है सब बताया जाएगा, आखिरी डाउट तक बताया जाएगा, जब तक आखिरी डाउट खत्म नहीं सोएंगे नहीं, है ना। ऐसा मतलब मैं अपनी तरफ से ये करूंगा आपके लिए, ठीक है। समझ गए बात को, कैसा प्रोसेस होने वाला है। अब हमारा लेक्चर जो अगला आएगा, वो अगला लेक्चर अपन एग्जाम जब आपका ये हो जाएगा उसके बाद अपन शुरू करेंगे रिवीजन अपना, ठीक है। और ये रिवीजन मार्च तक चलेगा जेई मेन का, दोबारा से फिर से बहुत सारे, फिर मैं प्रैक्टिस सीरीज लाऊंगा आपके लिए, ठीक है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप थ्योरी पढ़ना, मैं आपको बता दूंगा कल बेटा अपन इस चैप्टर का प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप पढ़ के आना, बढ़िया सवाल करेंगे। हो सकता है अगर पॉसिबल होगा तो लाइव ले लेंगे, तो लाइव में अच्छा रहेगा आपके लिए, क्वेश्चंस आपको पहले ही भेज दिए जाएंगे और फिर आप सॉल्व करना उनको, जो नहीं बनेंगे उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे अपन, है ना, मजा आएगा बहुत, ठीक। चलो फिर जितना मैंने बोला उतना करो, फोकस किस पर हो, रिवीजन पर फोकस करो, अब नए लेक्चर पर फोकस मत करो, ठीक है, क्योंकि जितना मेरे से हो सका मैंने उतना करा दिया आपको। आपसे वादा अप्रैल के लिए हुआ था, लेकिन अपन ने फरवरी में ही काफ़ी चीज़ें कवर कर ली, ऑलमोस्ट सभी कवर कर लिया है ना, ठीक है। छोटी मोटी एक आध दो चीज़ें बची होंगी, वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, ये सारा, तो उसको रीड कर लो एनसीईआरटी से, और क्या बोलूँ। बाकी चाहोगे तो बाद में मार्च अटेम्प्ट के लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ो, रिवीजन करो, जो भी आपको डाउट होंगे डाउट ग्रुप खोल दिया जाएगा, आप आराम से करना, ठीक। डाउट पूछना, हम बताएंगे बिल्कुल बिंदास, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कब, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।